नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत बेहतरीन होंगे। तो और बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी चल रही होगी। इस तैयारी को और बेहतर करते हैं, एक बार थोड़ी सी मेहनत और कर लेते हैं इसमें, है ना। अच्छा, एक बात बताइए आप लोग सभी कि आपका जनगणना का टॉपिक करा दिया जाए उसमें, होली वाले दिन, दुल्हन वाले दिन नहीं, होली वाले दिन। एक बार बताइए मुझे, जनगणना महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में आती भी है। दो चीजें मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा एक बार आप जुड़ जाइए थोड़ी संख्या में, फिर मैं दो चीजें आपके लिए डिस्कस करूंगा। चलिए, विक्रम कह रहे हैं लव यू सर, प्लीज रिप्लाई। हाँ बेटा, बिल्कुल, आप सबको बहुत ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए। तो मैं आपको बता दूं एक बार, क्या दो तीन चीजें मैं करने के मूड में हूं। एक तो ये होली जो रहेगी 2 तारीख के आसपास, ठीक है, 2 तारीख के आसपास इस बार शायद है होली। तो उस दिन एक अपनी जनगणना की क्लास कर लेते हैं, सेंसस की। सेंसस, ठीक है, आप लोग कन्वे हो पा रहा है मैं क्या कह रहा हूं। पहला तो सेंसस, ये प्लस एक चीज और, आगे से हमारे जो इनिशिएटिव हैं अभी जो आगे मुझे कराने, लेकिन ये यूट्यूब पे करेंगे ना, ये यूट्यूब पे करेंगे, कुछ बच्चों का उनका भी फायदा हो जाए जो अलग से पढ़ रहे हैं। दूसरा, कि जो करंट टॉपिक्स आएंगे आपको एक चीज मुझे बतानी है, क्योंकि मुझे पता है एसएससी का बच्चा डेली करंट अफेयर की क्लास नहीं ले पाता। आप में से कितने लोग सहमत हैं। मैंने जो देखा है आज तक, जितने बच्चों से बात हुई है, उनका ज्यादातर का कहना होता है भैया हम डेली क्लास तो नहीं ले पाते, क्योंकि हमारे पास और बहुत सारा सब्जेक्ट हो जाता है, तो हमें तो कुछ ऐसा है, कुछ स्पेशल क्लास मिल जाया करे। तो करंट टॉपिक्स की क्लास, जैसे मान लो कोई अवार्ड आया, आईपीएल आई, ठीक है, या फिर जैसे पद्म अवार्ड आए, ठीक है, या फिर कोई और, जैसे अभी T20 वर्ल्ड कप हो जाएगा, इस तरह के टॉपिक्स की क्लास, क्योंकि करंट मैंने लंबे टाइम तक पढ़ाई है, तो आप में से बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि भैया उन टॉपिक्स को साथ साथ करा दिया करो। तो ये हम यूट्यूब पे शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी। ये हम क्या करने वाले हैं, यूट्यूब पे शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज हो जाएगा, दूसरा इनिशिएटिव हो जाएगा ये, एक सेकेंड, चल क्यों नहीं रहा माउस। होली मतलब बेटा, होली नहीं, दुल्हन वाले दिन नहीं, होली करेंगे बेटा, कलाकार भी, चिंता मत करो। ठीक है, करंट टॉपिक्स की क्लास प्लस थोड़ी थोड़ी टॉपिक वाइज करंट। मान लो किसी वीक हम वो ले आए जो हमारे लेटेस्ट क्या है, जो हमारे लेटेस्ट सूचकांकन इंडेक्स हैं। किसी वीक हमने एक जो लेटेस्ट चीजें चल रही हैं, मान लो भारत में प्रथम, यानी फर्स्ट इन इंडिया या फर्स्ट इन द वर्ल्ड, जो लेटेस्ट वाले हैं वो ले आए। तो इन चीजों का थोड़ा सा, है ना, ये अब जो हम वैसे भी रिकॉर्डेड भी टॉपिक देते हैं, या तो वैसे या थम्स अप में, तो आपकी थोड़ी थोड़ी करंट वाली भी तैयारी भी हम लोगों को करानी है, क्योंकि एग्जाम तभी निकलता है जब हम एक पढ़ाई जो करें तो वो थोड़ी बैलेंस वे में करें, बैलेंस वे में करें। कल क्लास नहीं हुई थी बेटा, कल कुछ ऐसी मजबूरी थी कि मैं क्लास परसों लगवाई नहीं, और परसों मैं आपको बताना भूल गया, मैं बता देता वैसे, पर लगी नहीं थी क्लास, तो शायद आप लोगों ने वेट भी नहीं किया होगा। ठीक है, क्लियर है, ये चीजें क्लियर है। सेंसस तो करवाएंगे ही, लेकिन करंट टॉपिक्स जो मेन मेन है जहां से सवाल बनते हैं, उनकी भी थोड़ी थोड़ी आपको एक एक दो दो करके तैयारी यूट्यूब पे हम देना शुरू करेंगे। हाँ, वो 1 या 2 दिन ही चलेगी, डेली नहीं करवाएंगे वो क्लास, ऐसे नहीं है कि रोज वाली क्लास। उसे एक तरह से टॉपिक, एक टॉपिक पकड़ा और उसको खत्म कर दिया, युद्ध अभ्यास का पकड़ा, मान लो उसको खत्म कर दिया। एक चीज जरूर बताते रहना मुझे कि जैसे जैसे कुछ करंट में इवेंट हो लेटेस्ट, तो आप बताते रहना। जैसे वर्ल्ड कप खत्म हुआ, भैया वर्ल्ड कप की ये थोड़ा सा सजेशन मैं आपसे चाहूंगा, ठीक है, ये सजेशन मैं आपसे चाहूंगा। चलिए, तो शुरू कर देते हैं। आज हम पुरस्कारों की बात करेंगे, यानी कि
जो अवार्ड्स हैं उनसे बारे में हम बात करेंगे। और सबसे पहले जब पुरस्कारों की बात आती है तो सबसे पहले नोबेल प्राइज चलता है। क्या चलता है? नोबेल प्राइज चलता है। हाँ, टाइम मैं बता दूंगा, टाइम मैं बता दूंगा बेटा, चिंता मत करो। तो देखो, ये नोबेल प्राइज जो डिक्लेयर हुए हैं 1900 में हुए हैं, 1900 में स्टार्टेड, लेकिन देना कब शुरू हुआ इनको? तो 1901 यानी 1901 में इन्हें देना शुरू किया। और नोबेल फाउंडेशन की स्थापना भी 1900 में हुई। अब मैं एक चीज आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। एक व्यक्ति थे अल्फ्रेड नोबेल, वो पेशे यानी उनका क्या प्रोफेशन था? तो वैज्ञानिक थे। क्या थे? वैज्ञानिक। तो अल्फ्रेड नोबेल नाम के व्यक्ति थे, अल्फ्रेड नोबेल। और वो कौन थे? एक साइंटिस्ट थे। अब अल्फ्रेड नोबेल ने जीवन भर बहुत सारी खोज की। कहां के थे ये भी पूछा जाता है, स्वीडन के थे। कहां के? स्वीडन के। ये भी पूछा जाता है कब जन्म हुआ था? 1833 में जन्म हुआ था। ये भी पूछा जाता है कब मृत्यु हुई थी? 1896 में मृत्यु हुई थी। तो उन्होंने पूरी जीवन विज्ञान को अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है विज्ञान की सेवा में लगा दिया, विज्ञान की सेवा में लगा दिया। ठीक है। तो जब इनकी मृत्यु हुई तो उससे कुछ टाइम पहले इन्होंने सोचा कि भाई मेरी कोई संतान तो है नहीं, ना मैंने शादी वादी की है, तो मैं जो दौलत मैंने इतनी कमाई है अपने विज्ञान के प्रयोगों के बाद, क्योंकि आपको पता है विज्ञान का कोई भी आविष्कार अगर आपने किया तो उसका फिर पेटेंट हो जाता है। और वो पेटेंट जो है यानी कि एक तरह से अगर उस आविष्कार के आधार पे कोई कुछ चीज बनाएगा तो उसका पैसा जाएगा आपको। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं इसे कुछ ऐसे काम में लगा दूं जो ये हमेशा काम आए, हमेशा लोग इसे याद रखें। तो उन्होंने एक वसीयत की, एक विल बनाई अपनी, और उस विल में उन्होंने डिक्लेयर किया कि जो मेरा पैसा है इससे एक फाउंडेशन बनेगा, फाउंडेशन में ये सारा पैसा जमा हो जाएगा, इस पैसे से जो ब्याज आएगा हर साल, जो इस पे इंटरेस्ट आएगा, उस इंटरेस्ट से ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाएगा, इनाम दिया जाएगा जिन्होंने दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कोई योगदान दिया हो, बहुत महत्वपूर्ण कोई खोज की हो। तो इस तरह का एक सिस्टम बनाया गया। इस तरह का जब सिस्टम बना तो अल्फ्रेड नोबेल की फिर मृत्यु हो गई। नॉर्मली जो वसीयत है वो आदमी की मृत्यु के बाद ही पता चलती है। उनकी वसीयत भी सारे रिश्तेदार आए होंगे, देखें हमें क्या क्या दिया है, देखते हैं हमें कितना पैसा दिया है। पर उन्होंने क्योंकि किसी रिश्तेदार को तो दिया नहीं था, उन्होंने तो सारा पैसा ऐसी चीज के लिए लगा दिया ताकि जो पूरी मानवता की भलाई करने वाले व्यक्ति को बाद तक इनाम दिया जा सके जिससे। तो 1900 में उसी के अनुसार एक फाउंडेशन बना जिसे हम नोबेल फाउंडेशन कहते हैं। ठीक है, फाउंडेशन का मतलब एक संस्था मान लो जो इस सब चीज का मैनेजमेंट करेगी। और 1901 में पहली बार नोबेल दे दिए गए, और यानी कि यहां से शुरुआत आता है नोबेल का। तो नोबेल ये पूछा जाता है कहाँ के नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? तो इन द मेमोरी ऑफ स्वीडिश साइंटिस्ट, स्वीडिश मतलब स्वीडन के, और नाम याद रखना है अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल। अब इन्हें जो पैसा मिला था वो इनके आविष्कारों के लिए मिला था, इनकी खोजों के लिए। तो इनके बारे में कभी कभी जो इनकी सबसे महत्वपूर्ण खोज आप मान सकते हो, वैसे बहुत सारी खोज की हैं, पर जो सबसे महत्वपूर्ण खोज आप मान सकते हो वो कौन सी थी? डायनामाइट की। डायनामाइट बेटा, ठीक है, डायनामाइट। जैसे कॉपीराइट टाइप होता है ना बेटा, मैंने कोई खोज की, अब कोई कंपनी कहे जी आपने तो बहुत बढ़िया खोज की है, हम इस खोज के आधार पे कुछ प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। आपने एक मोटर बनाई है बहुत बढ़िया पानी से चलने वाली, तो हमें ना आप प्रोडक्शन करने दो, हम आपके मतलब आपका जो आविष्कार है उसका बड़े पैमाने पर उत्पादन करना चाहते हैं, प्रोडक्शन करना चाहते हैं, ताकि वो सब तक उसका फायदा पहुंचे। कंपनी बनाएगी तो कंपनी भी कमाएगी, और इसलिए क्योंकि आपने खोज की है और बना हम रहे तो आपको भी पैसा दिया जाएगा। ये पेटेंट है एक तरह का। मैंने कहा भाई मेरा एक अधिकार है इस पे, और अगर इसे कोई भी बनाएगा तो वो मुझे पेमेंट देगा, फ्री में नहीं बना सकता।
ये एकाधिकार है। ठीक है, चलिए। तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की, क्योंकि डायनामाइट की सबसे महत्वपूर्ण खोज है, इसलिए ये कभी कभी पूछा जाता है कि अल्फ्रेड नोबेल ने इनमें से क्या खोज की थी, तो आप कह देना डायनामाइट की खोज की थी। और कब की थी? 1867, 1867 में की थी, 1867 में की थी। सर मेरे पास जीएस दिल्ली पुलिस के नोट्स हैं, तो क्या मैं दोबारा बनाऊं? आपके पास अगर कभी के भी नोट्स हैं तो आप बस उन चीजों को ऐड करो जो चीज कोई नई पढ़ाई जाती है, वरना तो आप क्लास लो और रिवीजन करो अच्छे से। अगर आपके पास किसी भी चीज के नोट्स हैं तो बार बार एक ही चीज के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जिन जिन टॉपिक्स में कुछ नई बात भी जुड़ती है उनको जोड़ते चलो, बाकियों का रिवीजन करते चलो। ठीक है, तो जन्म और ये मृत्यु मैं इनकी पहले ही बता सकता हूं कि कब ये जन्म हुआ था, कब बर्थ हुई थी और कब ये इनकी डेथ हुई थी। ठीक, क्लियर है? तो जो ब्याज मिलता है ये भी क्लियर है, वहां से दिया जाता है। अब आगे आ जाओ। जब ये शुरू में हुए 1901 में मान लो पहली बार दिए गए, तब ये कितने क्षेत्रों में दिए जाते थे? क्योंकि ये सवाल आता है ये कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो जब शुरुआत थी ये 5 क्षेत्रों में, अब 6 क्षेत्र हैं। अब कितने क्षेत्र हैं, कितने एरियाज हैं? तो अब 6 एरियाज हैं। पहले किस किस एरिया में दिया जाता था? पहले नंबर 1 लिटरेचर में दिया जाता, यानी साहित्य में। पीस में दिया जाता था, यानी शांति के लिए। फिजिक्स का दिया जाता था, यानी भौतिकी का। केमिस्ट्री का दिया जाता था, यानी रसायन का। और मेडिसन या फिजियोलॉजी का भी दिया जाता था, मेडिसन या फिजियोलॉजी का भी। तो ये 5 क्षेत्र थे भैया, साहित्य का, शांति का, भौतिकी का, चिकित्सा का और रसायन विज्ञान का। और इसलिए सवाल ये पूछ लिया जाता है कि भैया अब ये छठा क्षेत्र कौन सा था? तो जो छठा क्षेत्र है ना, जो 6 नंबर पे जोड़ा गया, वो अर्थशास्त्र जोड़ा गया है ना, अर्थशास्त्र। ठीक है, इसको भी एक विज्ञान की कैटेगरी में ही हम मान सकते हैं। तो अर्थशास्त्र को जोड़ा गया है। किससे जोड़ा गया है? अर्थशास्त्र को जोड़ा गया है। क्लियर है? तो साहित्य, शांति, भौतिकी, रसायन और चिकित्सा, ये सब में दिया जा रहा था अर्थशास्त्र में। और अर्थशास्त्र से सवाल पूछा जाता है, अर्थशास्त्र वाला कब स्टैब्लिश किया गया? तो 1968 में किया गया, 1968 में। और 1969 में ये पहली बार दिया गया। यहां भी सवाल आता है, तो फर्स्ट टाइम ये कब दिया गया है? 1969 में। ये फर्स्ट नोबेल इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स वाज गिवन इन 1969। और ध्यान रखना है कि भैया एक चीज टेक्निकलिटी समझनी है अब आपको। क्या वसीयत के बाद, मान लो मैंने वसीयत की कि भाई मेरा पैसा इस आदमी को जाएगा, क्या उसके बाद कोई बदल देगा? जैसे इनके 5 क्षेत्रों में इनके पैसे से क्या दिया जा रहा था? 5 क्षेत्रों में इन्होंने कहा था कि भाई इन 5 जगह मेरे पैसे को बांट देना। 1967 में डिक्लेयर हुआ था बेटा, अनाउंसमेंट, सॉरी अनाउंसमेंट। इसमें साल लेकिन ये 68 और 69 ज्यादा पूछी जाती हैं। अनाउंसमेंट 67 है, लेकिन वहां से मैंने सवाल कम ही देखा है। अब ये देखो, इन्होंने जब डेथ हुई तो इन्होंने लिख दिया एक कागज में कि भैया इन 5 क्षेत्रों में पैसा, मेरे पैसे से जो ब्याज आए आप नोबेल पुरस्कार दे देना। ठीक है, दे देंगे। अब आप कहोगे कि भैया उस वसीयत की क्या कीमत रह गई, जब इन्होंने तो एक और क्षेत्र शुरू कर दिया। ऐसे तो भला आदमी जो चला गया है उसके बाद कोई कहे कि जी 10 क्षेत्रों में नोबेल दो, तो उसका तो पैसा ही खत्म हो जाएगा, उसका तो सारा पैसा ही चला जाएगा। ऐसे तो अपनी मर्जी चलाने लगेंगे हम। तो देखो, इसमें एक चीज है टेक्निकल, कि जो पहले 5 क्षेत्र हैं जो 1901 में जिन जिन में नोबेल दिया जा रहा था, उनमें तो पैसा नोबेल जी का ही जाता है। अल्फ्रेड नोबेल जी का पैसा किस में जाता है? केवल 5 क्षेत्रों में। और जो क्षेत्र बाद में जोड़ा गया है उसका पैसा देता है स्वीडन का सेंट्रल बैंक। ये कौन सा है? स्वेरिक्स रिक्स बैंक। और ये क्या है? सेंट्रल बैंक। जैसे हमारा आरबीआई है ना, वैसे ही सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन,
यानी कि स्वीडन का जो केंद्रीय बैंक है वो ये पैसा देता है। कौन देता है? स्वीडन का केंद्रीय बैंक ये पैसा देता है। ठीक है, चलिए, तो अब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नाम हो रहा है अल्फ्रेड नोबेल जी का, लेकिन पैसा उनकी जेब से कोई खर्च नहीं हो रहा है, कोई खर्च नहीं हो रहा है बेटा। ठीक है, ये समझ में आया आपको कि अगर वसीयत जो है, क्योंकि वो तो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, उस लीगल डॉक्यूमेंट में ऐसे नहीं चल सकता कि भैया और 2 क्षेत्रों में नाम दे दो। तो नाम बेशक कर लो उनका कहीं भी, पर उनका पैसा नहीं खर्च कर सकते ऐसे। तो इसी वजह से भैया जो स्वेरिग्स रिक्स बैंक है, जो स्वीडन का केंद्रीय बैंक है, उसने कहा ये इकोनॉमिक्स में होना चाहिए नोबेल, क्योंकि इकोनॉमिक्स भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, उसमें भी लोगों को ये उत्साहित होना चाहिए, ये एनकरेजमेंट मिलना चाहिए कि भैया अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें भी नोबेल मिल जाएगा, क्योंकि वो जरूरत है आज की। इसलिए नोबेल पुरस्कार जोड़ तो उसमें भी गया, लेकिन पैसा उनका खर्च नहीं किया। अब मान लो किसी के मरने के बाद कोई गेट बनवाया जाए उनके नाम से, और गेट जो है वो दूसरा आदमी बनवा दे, तो किसी को क्या दिक्कत है भाई? वो कहेगा कि ठीक है यार, तुम्हारा पैसा है, अगर तुम मेरे नाम से गेट बनवा रहे हो तो मुझे क्या समस्या होगी? कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, हाँ मैंने बताया ना बेटा, स्वेरिक्स रिक्स बैंक, जैसे आपको पता है हमारे भी केंद्रीय बैंक के पास पैसा आता है, हमारा आरबीआई भी पैसे कमाता है, और उसमें से बहुत सारा रिजर्व वो हर साल केंद्र सरकार को ट्रांसफर कर देता है, क्योंकि उनकी तो लिमिटेड जरूरत है। जैसे बाबा जो है, उनकी पेंशन आती है तो वो थोड़ा अपना जेब खर्च रख के बाकी दे देते हैं ना बच्चों को। तो आरबीआई भी कहता है जी मेरे लायक दे दो मुझे, और बाकी तो तुम खर्च कर लो सरकार की तरफ से, ऐसे। ठीक है, तो यहां भी ऐसा ही इनका एक बैंक है स्वेरिग्स रिक्स बैंक, वो देता है। अब यहां से सवाल बनता है कि नोबेल प्राइज कब अनाउंस किए जाते हैं? तो इनको अनाउंसमेंट तो किया जाता है अक्टूबर में। ये सीधे सवाल आता है यहां से, व्हेन आर द नोबेल प्राइजेज अनाउंस्ड? दीज आर अनाउंस्ड इन अक्टूबर। बट दिए कब जाते हैं? तो ध्यान रखना है, दे आर गिवन और दे आर कन्फर्ड ऑन 10th दिसंबर। कब दिए जाते हैं? 10 दिसंबर को। अब आपसे सवाल पूछे 10 दिसंबर को ही क्यों? तो 10 दिसंबर को इसलिए बिकॉज ये अल्फ्रेड नोबेल की क्या है? अल्फ्रेड नोबेल की इस दिन डेथ एनिवर्सरी होती है। क्या होती है? डेथ एनिवर्सरी, यानी अल्फ्रेड नोबेल इस दिन डेथ हो गई थी उनकी 10 दिसंबर को, तो उस चीज को याद करने के लिए। ठीक है, तो अनाउंसमेंट अक्टूबर, दिए जाते हैं दिसंबर में, और दिसंबर में भी कोई पर्टिकुलर डेट पूछे तो आप बता देना कौन सी डेट रहेगी, 10th ऑफ दिसंबर रहेगा। और 10th ऑफ दिसंबर को ही क्यों? तो बिकॉज इट इज डेथ एनिवर्सरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल, क्योंकि ये अल्फ्रेड नोबेल जी की डेथ एनिवर्सरी है, मृत्यु की वर्षगांठ है। क्लियर? चलिए आगे देखिए, शांति का नोबेल कहां दिया जाता है? अब ये देखो, नोबेल जो 5 नोबेल हैं, 5 नोबेल दिए जाते हैं स्टॉकहोम में। कहां? बताओ कहां दिए जाते हैं, जल्दी बताओ। तो हमने यहां लिखा भी है, 5 नोबेल कहां दिए जाते हैं? स्टॉकहोम में। ठीक है, तो ये दिए जाते हैं स्टॉकहोम। और जो एक है, ठीक है, एक दिया जाता है कहां? ओस्लो। ओस्लो है कहां? नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे है, और ये स्टॉकहोम कहां पे है? स्वीडन। तो आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। और ये याद रखना है कि एक नोबेल जो है ओस्लो में दिया जाता है शांति का, और यहीं से ज्यादा सवाल बनता है कि भैया शांति का नोबेल कहां दिया जाता है। तो देखो, क्योंकि शांति का जो नोबेल है ना, वो कौन देता है? शांति का नोबेल नॉर्वे की संसद है, स्टोर्टिंग बोलते हैं जिसे, उसमें एक शांति का नोबेल देने वाली समिति बनती है। नॉर्वे की संसद में, स्टोर्टिंग में, किसमें बेटा? नॉर्वे की जो संसद है, यानी नॉर्वेजियन, ध्यान रखना है बेटा, जो नॉर्वेजियन पार्लियामेंट है स्टोर्टिंग, उसमें एक कमेटी बनती है, और ये कमेटी ही डिसाइड करती है कि किसको शांति का नोबेल दिया जाएगा। फिर चाहे ट्रंप जी चिल्लाते रहो, चाहे कोई चिल्लाते रहो, अगर इनकी नजर में वो नहीं भरेगा तो उसे नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा, उसे नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा। ठीक है, कहां दिए जाते हैं, एक बच्चे का सवाल है। तो 5 स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, ऐसे याद करो। अकेला तो ओस्लो, ओस्लो यानी कहां पे?
एक जो है शांति का। शांति का मतलब ही क्या होता है? और स्लो। अरे भाई शांति से चल दे यार, मतलब और स्लो चल, और स्लो चल। आप बाइक पे बैठे हो, आपके साथी कोई तेज चलाता है तो आप क्या कहोगे? और स्लो चल यार, शांति से चल यार। तो शांति का मतलब क्या होगा? और तेज, और स्लो, और स्लो चलना है, ठीक है। और स्टॉक होम यानी कि जब स्टॉक हो पूरा, जब पूरा स्टॉक हो, बहुत सारे इकट्ठे हो, तो ये भी ध्यान रखना है, स्वीडन, स्टॉकहोम स्वीडन, ठीक है। चलिए, और बाकी के सारे पुरस्कार दिए जाते हैं स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। तो स्टॉकहोम में तो 5 का स्टॉक दिया जाता है और अकेला ये यहाँ पे। अब ये यहाँ क्यों दिया गया? देखो, वो वैज्ञानिक कहाँ के थे? स्वीडन के। सब कुछ पुरस्कार कौन दे रहा है? स्वीडन दे रहा है। अगर एक नया जोड़ा है तो उसका पैसा भी कौन दे रहा है? तो जो वहां का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, वो दे रहा है। तो फिर ये क्यों किया हमने? ये क्यों दिया जाता है ओस्लो में, नॉर्वे में? तो देखो, एक चीज ध्यान रखो कि ये आपको मैप पे दिखेगा नॉर्वे। ये वाला जो हिस्सा है ना, लगभग ये नॉर्वे है और ये स्वीडन है। आज की डेट में आपको पूरी तरह से दो अलग अलग देश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिस टाइम नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी तब ये दो देश थे, दोनों में अलग अलग संसद थी, पर दोनों का राजा एक था। दोनों का राजा एक था। तो जब दोनों का राजा एक था तो एक चीज निकल के आई कि जो स्वीडन है, यहां पर राजा की थोड़ी ज्यादा चलती थी, यहां की संसद को ज्यादा शक्ति नहीं मिली हुई थी। और ये जो नॉर्वे है, इसकी संसद को काफी शक्तियां मिली हुई थी, ये थोड़ी ज्यादा इंडिपेंडेंट थी। तो उन्हें लगा कि बाकी में तो फील्ड के एक्सपर्ट देखेंगे, कि भैया रसायन वाला वो एक्सपर्ट देखेंगे, ठीक है, और जो बाकी चीज है उनके भी एक्सपर्ट देखेंगे, पर शांति के लिए तो नॉर्मल एक कमेटी बनेगी लोगों की। तो अगर हमने स्वीडन की संसद से वो कमेटी बना दी तो वो लोग उतने इंडिपेंडेंट नहीं है, वो उतने स्वतंत्र नहीं है। और अगर वो उतने स्वतंत्र नहीं है तो शायद उतना अच्छा डिसीजन ना ले पाए, शायद जो आदमी डिजर्व करता है वो उसको ना दे, वो किसी ऐसे आदमी को दे दे जिसके बारे में उन पर दबाव बनाया जा रहा है। इसीलिए ये जो एक अकेला पुरस्कार है, जहां खास तौर पे राजनेता टाइप के लोग चुनते हैं विजेता को, जहां खास तौर पे कोई एक्सपर्ट नहीं चुनता है, तो वो नॉर्वे में दिया जाना शुरू हुआ। नॉर्वे में वैसे भी पता ही था कि भाई दोनों जगह सरकार एक ही राजा की है, तो उस टाइम पे दोनों के ऊपर बैठा हुआ राजा एक ही था। इसलिए ये जो शुरुआत की गई कि उन्होंने भैया नॉर्वे से, इसलिए नॉर्वे को दिया गया है, इसलिए ये नॉर्वे को दिया गया है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अगर क्लियर हो तो मैं आपसे एक थम्स अप चाहूंगा। आगे देखेंगे, एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को मिल सकता है? तो मैक्सिमम 3 पीपल, यानी जैसे 6 क्षेत्र हैं, 6 एरियाज हैं, है ना, और हर एरिया में 3 लोगों को मिल सकता है। तो ज्यादातर ये जो मैक्सिमम मिल सकता है एक साल में वो 18 लोगों को मिल सकता है। कितने लोगों को? 18 को, ठीक है। चलिए, जब ये शुरू हुआ था तो इसमें ये प्रोविजन था कि भैया मरणोपरांत भी दिया जा सकता है, यानी आफ्टर डेथ भी दिया जा सकता है। पोस्ट्यूमसली का मतलब होता है आफ्टर डेथ, ये आफ्टर डेथ भी दिया जा सकता है, ये पहले प्रोविजन था। लेकिन 1974 में ये डिसीजन लिया गया। कब लिया गया? 1974 में डिसीजन लिया गया कि भैया ये अब पोस्ट्यूमसली नहीं दिया जाएगा, ये आफ्टर डेथ नहीं दिया जाएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या अभी तक ये किसी को मरणोपरांत दिया गया है? क्या पोस्ट्यूमसली आफ्टर डेथ ये किसी को दिया गया है? मेरा आपसे सवाल है, जल्दी बताओ। ठीक है, तो एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को, और जो प्राइज मनी है वो कैसे देते हैं? देखो, प्राइज मनी जब एक आदमी होगा तो दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, जब एक आदमी है तो पूरी उसे मिल जाएगी। जो प्राइज मनी है जब एक आदमी है पूरी उसी को मिल जाएगी। हाँ, जब 2 आदमी है 50-50% बढ़ जाएगा। जब 2 आदमी हैं तो 50-50% बढ़ जाएगा। हाँ जी, तो 2 आदमी हैं तो 50-50% बढ़ गया, ठीक है जी। लेकिन जब 3 आदमी हो, है ना, व्हेन द विनर्स आर 3,
जब एक ही क्षेत्र में जो विजेता हैं R3, तो कैसे दिया जाता है? तो दो तरीके से दिया जाता है। जैसे एक तो ये, इसमें ऐसा हो जाता है कि एक को 50% और दूसरे दो को 25-25%। 50%, 25%, 25%। एक तो ये तरीका है जब उन्हें लगता है एक आदमी का योगदान तो बहुत ज्यादा है और बाकी दो का योगदान उसके बराबर ही है, तो एक अकेले को आधा दे देते हैं और बाकी को किसको दे देते हैं बेटा? बाकी में से आधा आधा बांट देते हैं। अब या तो ऐसे दिया जाएगा या ऐसे दिया जा सकता है। जब लगता है कि तीनों का बराबर बराबर योगदान है तो फिर क्या होता है? फिर 33%, 33.33 वो जो भी है, ठीक है, 33%, 33% यानी 33.33 जो भी है, यानी 1/3, 1/3, 1/3। तो ये दो कंडीशन है प्राइज मनी को बांटने की। विन द विनर्स आर देयर, विन थ्री विनर्स, विन विन द विनर्स आर थ्री हमने लिखा है, ठीक है। तो ये इस तरह से आएंगे, ये इस तरह से आएंगे। बहुत शानदार। आप बच्चों ने कहा है कि हाँ जी दिया गया है, कुछ बच्चों ने नाम भी बताए हैं, कुछ बच्चों ने साल भी बताए हैं कि कब कब दिया गया है, मरणोपरांत यानी पोस्ट्यूमसली। तो एक चीज जरूर याद रखनी है कि कब डिसीजन लिया गया कि पोस्ट्यूमसली नहीं दिए जाएंगे, तो भैया 1974 में यानी 1974 में। लेकिन उससे पहले जब ये 1901 में शुरू हुए, जब ये 1901 में शुरू हुए, तो 1901 में 30 जब हमने जोड़ा तो पहला आ जाएगा 1931, और इसमें एरिक एक्सल नाम के व्यक्ति को मरणोपरांत दिया गया है। दूसरी कंडीशन, जब 1901 में हमने, जब 1901 में 30 + 30 यानी 2 बार 30 जोड़ा तो दूसरा व्यक्ति आ जाएगा, ठीक है, यानी 60 जोड़ा तो 1961 में, यानी बनने के 30 साल बाद पहला, इन्हें दिए जाने के 30 साल बाद पहला और दिए जाने के और अगले 30 साल बाद दूसरा। तो ये दो व्यक्ति हैं, एरिक एक्सल 1931, डैग हैमरशोल्ड 1961। ये डैग हैमरशोल्ड यूएन के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, यूएन के सेक्रेटरी जनरल, जिसे बोलते हैं महासचिव। क्या बोलते हैं? महासचिव। और ये एक एयर एक्सीडेंट में मारे गए थे, यानी एयरप्लेन क्रैश में मारे गए थे। तो याद रखना है, कभी कभी सवाल ये भी आता है कि यूएन के वो सेक्रेटरी जनरल कौन है जो एक एयरप्लेन क्रैश में मारे गए थे, जो एयरप्लेन क्रैश में मारे गए थे वो कौन है, तो ये एक बार पूछा जाता है, ठीक है। अब एक नाम और आता है राल्फ एम स्टीनमैन, पर आप ये समझो क्योंकि 1974 में डिसीजन हो गया है कि अब किसी को ये आफ्टर डेथ यानी पोस्ट्यूमसली नहीं दिया जाएगा, मरने के बाद नहीं दिया जाएगा, तो इनको भला क्यों देते वो? असलियत में ऐसा हुआ कि ये जो वैज्ञानिक हैं इनके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं था, और इन्हें जब ये घोषणा कर दी गई तो किसी ने जाके बताया कि भैया वो तो खत्म हो गए हैं, अब वो जीवित नहीं है। पर क्योंकि इन्होंने तो डिसीजन ले लिया था और इन्होंने जिंदा समझ के ही लिया था, तो इसलिए इन्होंने कहा चलो अब दे दिया तो दे दिया, 1-2 दिन पहले ही तो मरे हैं, हम ये मान के चलेंगे कि 1-2 दिन पहले ही मरे हैं तो इनको दे सकते हैं हम। तो इनको ऐसा माना ही नहीं कि मरणोपरांत है। अब एक कंडीशन और आती है कि कभी कभी जैसे डिक्लेरेशन हो गया, डिक्लेरेशन हो गया, डिक्लेरेशन के बाद डेथ हो जाए, डेथ, ठीक है, तो फिर नोबेल दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? क्योंकि आपको पता है डिक्लेयर हो जाता है अक्टूबर में ही, कब हो जाता है? अक्टूबर में, और नोबेल दिए जाते हैं दिसंबर। अगर इन बिटवीन डेथ हो जाए तो भैया फिर नोबेल दिया जाएगा, फिर नोबेल दिया जाएगा। ऐसा नहीं है बस डिक्लेरेशन से पहले डेथ ना हुई हो, डिक्लेरेशन से पहले डेथ ना हुई हो, तो डिक्लेयर अक्टूबर में हुआ, फिर हो गई डेथ नोबेल मिलने से पहले, क्योंकि 2 महीने का अंतर होता है। तो क्या वो दिए जाएंगे उस कंडीशन में? तो हाँ दिए जाएंगे, ए दिए जाएंगे। पैसा बेटा फिक्स नहीं है, पैसा फिक्स नहीं है, ब्याज जितना आएगा बांट देंगे, ठीक है, बिल्कुल फिक्स नहीं है। और आप मुझे सवाल भेजना, आज तक सवाल पूछा भी नहीं होगा आपसे, अभी सवाल पूछा भी नहीं होगा।
ठीक है, क्लियर है यहां तक? क्लियर, आगे चले। हाँ, अब आगे देखते हैं सबसे अधिक बार किसको मिला है, रेड क्रॉस को। यहां से सवाल आता है। रेड क्रॉस एक संस्था है जो हम पहले भी देख चुके होंगे शायद, नहीं तो आगे देखेंगे। रेड क्रॉस का मतलब है एक ऐसी संस्था बनाई हेनरी ड्यूनेंट नाम के व्यक्ति ने, जो युद्ध में घायल वगैरह लोग हो जाते हैं, जो उनकी मदद करे। तो रेड क्रॉस को 1863 में यानी 1863 में इसकी स्थापना हुई थी। ये कब स्टैब्लिश किया था, तो 1863 में। तो जब ये संस्था बनी तो इसने अपना काम शुरू किया। इसने खास तौर पे 1917 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी विश्व युद्ध चल रहा था, तब बहुत काम किया। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तब बहुत काम किया। तो इसको दोनों बार क्या दिया गया, शांति का नोबेल दिया गया, नोबेल पीस प्राइज दिया गया। कौन सा नोबेल प्राइज, कौन से फील्ड में, पीस का। ऐसे काम के लिए पीस का ही मिलता है, शांति का ही मिलता है। तो नोबेल पीस प्राइज दिया गया 1917 में और 1944 में। तो आप कहोगे भैया 1963 में क्या दिया गया, 1963 में तो ऐसा कुछ खास किया भी नहीं है इन्होंने। तो 1963 में इसलिए क्योंकि इनकी स्थापना हुई थी, एस्टैब्लिश हुई थी संस्था 1863 में, और 1863 से 1963 तक हो गए 100 ईयर्स, यानी एक तरह से 100वीं इसकी सालगिरह है। और 100वीं सालगिरह हमेशा महत्वपूर्ण हो जाती है, 100वीं सालगिरह हमेशा महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, क्लियर है। तो हाँ, सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार मिला है रेड क्रॉस को, है ना। रेड क्रॉस को नोबेल कब कब मिला है, तो रेड क्रॉस को नोबेल मिल चुका है, ध्यान रखना है कब कब। तो इनको नोबेल मिल चुका है 1917 में, 1944 में, 1963 में। रेड क्रॉस के संस्थापक यानी फाउंडर जो है वो कौन है, हेनरी ड्यूनेंट है। अब आप कहोगे कि जी इन्होंने एक संस्था बनाई, वो इतनी बेहतरीन संस्था है कि इसको 3 बार नोबेल पीस प्राइज दे दिया आपने, शांति का नोबेल दे दिया, तो इस आदमी से क्या दुश्मनी है, इसे भी दे देते थोड़ा बहुत कुछ। तो इनको भी मिला है। इनको 1901 में जब पहली बार नोबेल प्राइज दिए जा रहे थे, तो 1901 में इन्हें पहला ही पीस प्राइज दे दिया गया था, नोबेल पीस प्राइज सबसे पहला इनको दे दिया गया। यानी ऐसा नहीं है इनको कुछ नहीं दिया, इन्होंने, इनकी संस्था ने इतना बेहतरीन काम किया है, इसी के लिए इनको 1901 में नोबेल का पीस प्राइज दे दिया गया है। ठीक है, कि जी आपको मिलेगा, आपने बहुत बेहतरीन संस्था बनाई है। पर इनसे अलग उस संस्था को भी मिला है, और वो 1917, 1944, 1963 3 ओकेजन्स पे मिला है। और आज तक कोई इसके अलावा ऐसी संस्था या कोई व्यक्ति नहीं है जिसे 3 बार नोबेल प्राइज मिला हो, कोई भी दूसरा नहीं है, कोई दूसरा नहीं है बेटा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब इनको 2 लोगों को मिला था, और पूछ लेता है कभी कभी, एक फ्रेडरिक पैसी नाम के व्यक्ति भी हैं। फ्रेडरिक पैसी ने भी एक संस्था बनाई थी, फ्रेंच पीस सोसाइटी। तो जब 1901 में मिला तो इनको और हेनरी ड्यूनेंट को दोनों को मिला। यानी हेनरी ड्यूनेंट को भी मिला है, हेनरी ड्यूनेंट को भी मिला है उस साल। और फ्रेडरिक, ये जो कहाँ के हैं, ये फ्रांस के हैं, तो फ्रेडरिक पैसी को भी मिला है, फ्रेडरिक पैसी को भी मिला है। तो इन दोनों लोगों को मिला है। और फ्रेडरिक पैसी ने जो संस्था बनाई है वो फ्रेंच पीस सोसाइटी बनाई है। अब सवाल आता है यहां से कि यंगेस्ट, तो यंगेस्ट पर्सन पूछे या यंगेस्ट विमेन पूछे तो एक ही नाम आएगा। इन्हें पाने वाले सबसे कम उम्र में कौन है, तो मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई है बेटा। मलाला यूसुफजई को केवल 17 साल की उम्र में मिल गया था नोबेल। कितने साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में। देखो ये यंगेस्ट भी हैं और यंगेस्ट विमेन भी हैं, यानी सबसे कम उम्र की व्यक्ति और सबसे कम उम्र की महिला। पर अगर स्पेशली पुरुष पूछ ले, यंगेस्ट मैन या यंगेस्ट मेल अगर पूछ लेता है कि भैया ये कौन थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था, तो विलियम लॉरेंस ब्रैग थे। विलियम लॉरेंस ब्रैग। विलियम लॉरेंस ब्रैग को जब ये मिला तो इनकी उम्र 25 साल थी, और इनको फिजिक्स का मिला है। किसका मिला है, फिजिक्स का। तो 2 लोग हैं। केवल सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है,
हु इज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव नोबेल, तो ये आएगा मलाला यूसुफजई। हु इज द यंगेस्ट विमेन टू रिसीव नोबेल, मलाला यूसुफजई। लेकिन अगर पूछा जाए यंगेस्ट मैन टू रिसीव नोबेल, तो आपको करना है विलियम लॉरेंस ब्रैग। और विलियम लॉरेंस ब्रैग के बारे में इतना जरूर पता होना चाहिए कि वो एट एन एज ऑफ 25 ईयर्स मिला था उन्हें, और फिजिक्स के फील्ड में मिला है। किसके फील्ड में मिला है या किस एरिया में मिला है, तो उनको फिजिक्स में मिला है। ये 2 फैक्ट उनके बारे में पता होने चाहिए। अब आप कहोगे जी ये तो पता है, पर क्या हमें वो भी याद कर लेना चाहिए कि सबसे ज्यादा उम्र में किसको मिला? क्योंकि 17 साल की उम्र में अगर किसी को नोबेल पुरस्कार मिल रहा है तो वो उपलब्धि है, दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार, और वो 17 साल की उम्र में मिल जाए, या विलियम लॉरेंस को 25 साल की उम्र में मिल जाए। 25 साल तक तो आदमी को यह भी नहीं पता चलता कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी। और ऐसे ही बड़ी बात यह भी है कि किसी व्यक्ति ने इतनी ज्यादा उम्र में ये काम कर दिया हो, इतनी ज्यादा उम्र में, तो वो गुड इनफ नाम के व्यक्ति हैं जिनको 97 ईयर्स की एज में मिला है। कब मिला है? 97। अच्छा, 97 ईयर्स की एज में भी कोई पुरस्कार मिलता है भला? हाँ जी, मिलता है, नोबेल भी मिलता है। अगर सपने ईमानदारी से देखे जाएं तो पता नहीं वो सांस खत्म होने से पहले कब पूरे हो जाएं। ठीक है, तो 97 ईयर्स, गुड इनफ। ठीक है, गुड इनफ एट एन एज ऑफ 97। और इनका फील्ड भी पूछा जाए तो इनको केमिस्ट्री में मिला है। तो सबसे कम उम्र में अगर मलाला यूसुफजई पूछा जाएगा तो आप बता दोगे कि भैया नोबेल पीस प्राइज मिला था, है ना, और नोबेल पीस प्राइज मिला था, इनको याद रखना है। और सबसे ज्यादा में तो गुड इनफ। अब आपसे पूछा जाएगा इनको कब मिला है मलाला यूसुफजई को, तो 2014 में मिला। एक इनसे यह भी पूछा जाता है इनका नाम क्या है, इनका एक अदर नेम बोल सकते हैं हम, गुल मकई। और 2 किताबें हैं इनकी, जिनमें एक है वी आर डिस्प्लेस्ड, वी आर डिस्प्लेस्ड, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी है आई एम मलाला, पर आई एम मलाला से तो कोई भी समझ जाएगा ये किसने लिखी है। वी आर डिस्प्लेस्ड से नहीं पूछेगा, वी आर डिस्प्लेस्ड से आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इस पहले वाले से तो भैया कोई भी समझ जाएगा। समझ जाएगा नहीं समझ जाएगा? हाँ जी, समझ जाएगा। तो आगे चलते हैं, ठीक है। और एक खास बात हमारे लिए इसलिए भी है कि 2014 में ना केवल मलाला यूसुफजई को मिला, एक कैलाश सत्यार्थी नाम के व्यक्ति को भी मिला। और ये कैलाश सत्यार्थी जो हैं, कैलाश सत्यार्थी जो हैं बेटा, इनके लिए क्यों खास है ये? तो कैलाश सत्यार्थी वाला इसलिए खास है क्योंकि ये भारत के हैं। किसके हैं? भारत के। यानी 2014 में भारत को भी नोबेल मिला है। मलाला को बेटा शांति का नोबेल पीस प्राइज, देखो मलाला का ये लिख रहे हैं ना, नोबेल पीस प्राइज, ये जो वर्ड है पीस, इसको आप पकड़ लेना। आगे देखेंगे, अब भारतीयों की बात करें। अच्छा, 2 बार नोबेल पाने वाले, तो सबसे पहले मैडम क्यूरी का नाम आएगा, एंड शी इज द ओनली पर्सन हु हैज रिसीव्ड नोबेल इन 2 डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइंस। यानी कि उनको नोबेल तो मिला ही है 2 बार। 5 लोग ऐसे हैं जिनको 2 बार नोबेल मिल चुका है, but she is the only person who has received it in 2 different branches of science। ब्रांच अलग अलग, यानी विज्ञान की 2 अलग अलग शाखाओं में इनके अलावा किसी को नहीं मिला है। इसलिए इनका नोबेल 2 बार तो है ही, लेकिन खास भी है क्योंकि एक टाइम इन्हें मिला है भौतिकी में रेडियो एक्टिविटी के लिए, दूसरे बार मिला है रसायन में रेडियम एक्सट्रैक्शन के लिए। किसके लिए? रेडियम एक्सट्रैक्शन के लिए। तो इनका बहुत बड़ा एक नाम हो जाएगा, पहला। दूसरा, जॉन बर्डीन को मिला है। भैया जॉन तो बड़ी बड़ी डींग मारेगा, क्यों? उसे 2 बार नोबेल मिल गया। भैया जॉन तो बड़ी बड़ी डींग मारेगा क्योंकि उसे 2 बार मिल गया है नोबेल, ठीक है। लिनस पॉलिंग, इनको भी 2 बार मिला है बेटा, एक बार रसायन के लिए, एक बार शांति के लिए। फ्रेडरिक सेंगर 2 बार मिला है। और लास्ट जो है जिन्हें 2 बार मिला था, तो ही वॉज कार्ल बेरी शार्पलेस इन 2022, लास्ट टाइम से मिला था, और 2001 में पहला मिला था। तो अगर फर्स्ट विनर देखोगे तो शी इज मैडम क्यूरी, एंड द लास्ट विनर उन लिस्ट में जो कि 2 नोबेल वाले हैं, तो ही इज कार्ल बेरी शार्पलेस, कार्ल बेरी शार्पलेस। 5 लोग हैं, फ्रेडरिक सेंगर आएगा बीच में। फ्रेडरिक सेंगर के अलावा कौन आएगा बेटा?
लिनस पॉलिंग भी आएंगे, ठीक है, और जॉन बर्डीन भी आएंगे। तो ये 5 लोग हैं, इनका एक दो बार नाम अगर आप देख लेंगे तो आप आसानी से कर पाओगे। हाँ ठीक है, चलिए इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में पहला नोबेल तो 1969 में दिया गया, और ये 2 लोगों को दिया गया, रेगनर एंटन फ्रिशकिटल, और बेटा दूसरा रखना है जॉन टिनबर्गेन, जॉन टिनबर्गेन। तो याद रखना है रेगनर फ्रिशकिटल और जॉन टिनबर्गेन, तो ये हैं जिनको 1969 में पहली बार इकोनॉमिक्स का नोबेल दिया गया था। ठीक है, अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, भारतीय। तो रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में दिया गया इनको, इसके लिए दिया गया तो बुक है गीतांजलि। जब किसी को बुक के लिए दिया जाएगा तो वो किसके लिए दिया जा रहा होगा? लिटरेचर के लिए। और पूछा जाए तो फर्स्ट एशियन कौन थे नोबेल पाने वाले, तो यही थे रविन्द्रनाथ टैगोर। फर्स्ट नॉन यूरोपियन कौन थे, यानी यूरोप के बाहर जब पहली बार ये मिला तो रविन्द्रनाथ टैगोर को ही मिला। और जो गीतांजलि है ये ओरिजिनली किस भाषा में लिखी गई थी बेटा? तो इट वाज ओरिजिनली रिटन इन बंगाली। ठीक है, इट वाज ओरिजिनली रिटन इन बंगाली, ठीक है, इन बंगाली। जैसे माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ वाज ओरिजिनली रिटन इन गुजराती, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ वाज ओरिजिनली रिटन इन गुजराती ना। लाइकवाइज ही ये कैसे, ये ओरिजिनली बंगाली में लिखी गई थी। ठीक है, क्लियर है यहां तक? क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर हो तो मैं आपसे थम्स अप चाहूंगा। सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, इनको कब मिला है? सीधे सवाल पूछा जाएगा तो 1930 में। किसके लिए मिला है? फिजिक्स के लिए मिला है। और क्या थी इनकी खोज? द रमन इफेक्ट। तो रमन इफेक्ट के लिए मिला है, रमन प्रभाव के लिए मिला है। किसके लिए मिला है? रमन प्रभाव की खोज की थी इन्होंने। और इस खोज की याद में ही 28 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? तो हम साइंस डे या नेशनल साइंस डे मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। दादा भाई नौरोजी को नहीं मिला बेटा, ये दादा भाई नौरोजी को नहीं मिला। तो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्यों? कभी कभी क्या सवाल आता है कि जो विज्ञान दिवस है वो किस अवसर पे मनाया जाता है, और पहला क्वेश्चन दे देगा कि भैया जो सीवी रमन है उनके जन्मदिन पे, सीवी रमन है उनके जन्मदिन पे। हाँ, कल विज्ञान दिवस है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नीतीश कुमार। तो ये है कि क्योंकि इनका जन्मदिन नहीं था, इन्होंने 1928 में यानी 1928 में इसी दिन अपनी खोज के बारे में दुनिया को बताया था कि भैया मैंने रमन प्रभाव की खोज कर ली है, कभी या चक्कर में घूम रहे हो, मैंने रमन प्रभाव की खोज कर ली है। ठीक है, चलिए, तो इस खोज की याद में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, 28 फरवरी को। तो क्योंकि इस खोज को इन्होंने जब किया था, क्या, जब इन्होंने इसको पब्लिसाइज किया था, पब्लिक को बताया था, तो वो दिन 28 फरवरी का ही था। कौन सा था? 28 फरवरी का ही था। बुक्स भी कराएंगे, हाँ जी बिल्कुल बुक्स भी कराएंगे। ठीक है, और ये कौन है? तो ये फर्स्ट वैज्ञानिक है बेटा, याद रखना है, फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ एशिया। ठीक है, फर्स्ट साइंटिस्ट, ये फर्स्ट एशियन साइंटिस्ट टू रिसीव नोबेल, यानी ये एशिया के पहले वैज्ञानिक हैं। जब ये साइंस में दिया जा रहा था तो वैज्ञानिक तो 1901 से ही आ रहे हैं कोई ना कोई जीतते हुए, लेकिन ये एशिया के, ठीक है, फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ एशिया टू रिसीव नोबेल, यानी कि किसी विज्ञान में जिसने जीता हो नोबेल, ऐसे पहले एशियन है। तो आप देखो एशिया कितना पीछे था उस टाइम पे, एशिया इतना पीछे था या इतना पीछे किया हुआ था लोगों ने जानबूझ के कि 1930 तक जब पहला नोबेल दिया गया उससे 29 साल के अंदर अंदर कोई वैज्ञानिक ऐसा था ही नहीं जिसको कुछ पुरस्कार दिया जा सके। ठीक है, दिया जा सके। ये बच्चा कह रहा था इस बार फरवरी 27 की है ना कि 28 की, इसलिए इस बार साइंस डे नहीं है। किसने कहा बेटा फरवरी 27 की है? किसने कहा? अब कहां से लाते हो ऐसी न्यूज? भगवान भी माफ नहीं करेगा ऐसी न्यूज लेके आओगे तो। फरवरी 27 की है। चलिए
आगे देखिए, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इनका एक साल तो ये पूछा जाता है, कब दिया जाता है, 1968 में। इनको इस किस क्षेत्र में दिया गया था, तो मेडिसिन के क्षेत्र में, और मेडिसिन के लिए आज तक इन्हें दिया गया है बस भारतीयों में। और कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए अगर पूछ लिया जाए, इनका खास तौर पे पता नहीं क्यों पूछ लेते हैं, कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए, यानी फॉर सिंथेसिस ऑफ आर्टिफिशियल जीन्स क्यों दिया जाता है ये, इट इज गिवन फॉर सिंथेसिस ऑफ आर्टिफिशियल जीन्स। मदर टेरेसा 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। और ये क्यों भारतीय हैं, क्योंकि इन्होंने भारत की सिटीजनशिप 1948 में ही ले ली थी। कब ले ली थी, 1948 में। तो इनको 1979 में क्या मिला है, नोबेल पीस प्राइज मिला है, नोबेल पीस प्राइज। चंद्रशेखर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का नाम भी आता है 1983 में, और फिजिक्स का। ये दो ही चीजें इनके बारे में ज्यादा पूछी जाती हैं। चंद्रशेखर सीमा के लिए बेटा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर फिजिक्स 1983, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर फिजिक्स 1983। ये बहुत महत्वपूर्ण एक नाम है, अमर्त्य सेन। और अमर्त्य सेन को 1998 में वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए, यानी कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए, ठीक है, और फर्स्ट इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया है वो, भारत के पहले अर्थशास्त्री। ही इज फर्स्ट इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया टू रिसीव नोबेल प्राइज, ठीक है, फर्स्ट इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया, है ना। तो ये हो गए अमर्त्य सेन, फर्स्ट इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया है, और ये सीधे सीधे सवाल पूछा जाता है। अमर्त्य सेन का हो जाएगा क्लियर। सर ये सब नोट बनाए, बेटा आपकी मर्जी है, अप टू यू, बनाए या ना बनाए, नोट्स हमेशा आपकी मर्जी है। जिसको पूरा समय पढ़ाई को ही देना है, उस बच्चे को नोट्स बनाने लेने चाहिए, एक ही बार तो बनाने। लेकिन जिसका है कोई नौकरी वोकरी भी कर रहा है, समय का अभाव है, वो पीडीएफ से भी पढ़ ले तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, वीएस नायपॉल 2001 में मिला साहित्य के लिए, वीएस नायपॉल को। वेंकट रमन रामकृष्णन को मिला 2009 में, और इनको मिला केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में भी ये अकेले ही भारतीय हैं, आज तक किसी और ने नहीं जीता। फिर सीधे नाम आएगा एक 2014 नाम आएगा, और 2014 में ये वही व्यक्ति हैं जो किन के साथ थे, जो मलाला यूसुफजई के साथ थे 2014 में, ठीक है। और इन्हें मिला है नोबेल पीस प्राइज, क्योंकि मलाला यूसुफजई को भी क्या मिला था, मलाला यूसुफजई को भी नोबेल पीस प्राइज मिला था। और ये किससे जुड़े हुए हैं, तो इन्होंने एक चलाया हुआ था अपना एक, वही क्या चलाया हुआ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन, तो बचपन बचाओ आंदोलन से ये जुड़े हुए हैं। लास्ट विनर रहेंगे अभिजीत बनर्जी 2019 में, अर्थशास्त्र के लिए। यानी अर्थशास्त्र के लिए हमारे दो हैं, इकोनॉमिक्स के लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास दो विजेता रहे हैं इकोनॉमिक्स के लिए। एक तो कौन है, नंबर एक 1998 में, जिनका नाम है अमर्त्य सेन, और फिर दूसरे 2019 में, जिनका नाम है अभिजीत बनर्जी। क्या नाम है, अभिजीत बनर्जी। चलिए बिल्कुल जो आपके पास है वो कर सकते हो, एक ही टेबल में मैंने दे दिया है ताकि आप थोड़ा सा एक साथ ही रिवीजन कर लो। तो रविन्द्रनाथ टैगोर आपको पता ही है, लिटरेचर के लिए उन्हें दिया गया, लिटरेचर यानी साहित्य के लिए, ठीक है। सीवी रमन को आपको पता ही है किसके लिए दिया गया है, तो फिजिक्स के लिए दिया गया है सीवी रमन को। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को आपको पता होगा, डॉक्टर हरगोविंद खुराना जानते हैं आप, तो इनको दिया गया था मेडिसिन के लिए, फॉर सिंथेसिस ऑफ आर्टिफिशियल जीन्स, ठीक है। मदर टेरेसा को दिया गया था पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भी फिजिक्स में दिया गया है, फिजिक्स में दिया गया बेटा। अमर्त्य सेन को फर्स्ट इकोनॉमिस्ट है वो। वीएस नायपॉल लिटरेचर, ठीक है। वेंकटरमन रामकृष्णन केमिस्ट्री, एकमात्र हैं केमिस्ट्री वाले वो, ठीक है। कैलाश सत्यार्थी पूछा जाए तो पीस प्राइज। अभिजीत बनर्जी ये दूसरे इकोनॉमिक्स के हैं, इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब क्योंकि मैं छोटी वीडियो, मैंने बोला ही है कि करंट अफेयर की भी मैं कराऊंगा,
छोटी वीडियो आपकी अलग अलग जो टॉपिक्स हैं, 2-2 3-3 टॉपिक एक साथ करा के हम कराएंगे, यूट्यूब पे कराएंगे, तो वो हम वहाँ करा देंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा यूट्यूब पे भी अब आपको एक्टिव रहना है, क्योंकि आपके लिए एक तो जीएस बूस्टर नाम से वीडियो आ रही है, सारे गुरुजन अपने अपने सब्जेक्ट के मुख्य मुख्य ऐसे टॉपिक्स को करवा रहे हैं जिसके लिए हम अलग से टाइम नहीं दे पाते, और जो एग्जाम के पास जाके पोथी बन जाता है। हमें अभी से तैयारी करनी है उसकी, और बहुत बेहतर ढंग से हम कर पाएंगे। इसकी बेटा क्या ट्रिक लगाएंगे, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसको ट्रिक कैसे लगाओगे बताओ, ट्रिक से आसान ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। कैलाश क्या लिखे हैं, कैलाश क्या लिखे हैं मैंने बेटा, कैलाश लिखा है मैंने कहीं, कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी नाम है, ठीक है, कैलाश सत्यार्थी। तो ये मैं आपको उसमें कराऊंगा बाहर यूट्यूब पे। अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। प्लेलिस्ट नहीं बनी हुई क्या जीएस बूस्टर की, ठीक है बनवा देंगे। प्लेलिस्ट अगर नहीं बनी हुई है तो बिल्कुल बनवा देंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही बेटा, पीडीएफ उसकी नहीं मिलती, वो श्योर है। आपको 2 एक बार वो वीडियो ही देखनी है, नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं। जीएस बूस्टर यूट्यूब का जो वीडियो सेक्शन है उसकी पीडीएफ नहीं मिल पाती है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।